Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Born Teacher। आज का भी हमारे लेक्चर फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है। आज का देखें हमारा टॉपिक क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स। अभी हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ये जनरलाइज नहीं होगी, ये होगी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन एटम के लिए इससे पहले जो हम काम कर चुके हैं, एनर्जी ऑफ शेल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर हम एक डायग्राम बनाएं, मिसाल के तौर पर ये शेल्स है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ शेल्स हैं और अगर हम ये सपोज करेंगे हाइड्रोजन का एटम है तो इनकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका फार्मूला भी हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी होती है -1313.315। ठीक है, और सेकेंड शेल की जो एनर्जी होती है वो होती है -328। सेकेंड शेल की होती है -328 और थर्ड शेल की होती है एनर्जी -145 और फोर्थ शेल की एनर्जी होती है -82। ठीक है, ये एनर्जीज जो है ये हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल की एनर्जीज है। अच्छा, अभी एनर्जीज नेगेटिव में क्यों है, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। अब अगर मुझे ये मालूम करना है कि फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल के दरमियान एनर्जी गैप कितना है, तो अगर हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर आसानी से करना चाहें तो मैं कहता हूँ कि चलो ये 1300 है, ये 300 है, तो दोनों के दरमियान एनर्जी गैप कितना हो गया, तकरीबन 1000 का। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मालूम करना चाहूँ कि सेकंड और थर्ड के दरमियान एनर्जी गैप कितना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि ये तकरीबन -300 है, ये तकरीबन -150 है, तो 300 और 150 का डिफरेंस कितना है, तकरीबन 150। तो इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप कितना है, 150 का। ठीक है, तो एक तो बात ये कि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है 1000 का, लेकिन सेकंड और थर्ड के दरमियान एनर्जी गैप कम हो गया, तकरीबन 150 रह गया। और अगर इसको 100 मान लें, इसको 145 और इसको हम मान लें मिसाल पर 100। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप कितना है, तकरीबन 50 का, तो एनर्जी गैप और भी कम हो गया। ठीक है, एनर्जी गैप यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी गैप कितना है, तकरीबन 1000 का। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये एनर्जी गैप 1000 का है। और यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी गैप वो कितना है, वो नियरली कितना आ रहा है, 300 इसको मान ले, इसको 150 मान ले, तो नियरली 150 का एनर्जी गैप है। ठीक है, इसीलिए नियरली इक्वल टू का साइन बना है। अच्छा, ये काम जब हम ऐसे कर रहे हैं, इसको थोड़ा अलजेब्रा के थ्रू करें तो किस तरह से डेरिवेशन हम कर सकते हैं। अब हम जो है ना इस डेरिवेशन में क्या फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट शेल एंड द अदर सेकंड शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के दरमियान एनर्जी गैप कितना है, ये कैलकुलेट करना है। और अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के दरमियान एनर्जी गैप फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सेकंड और थर्ड के दरमियान भी एनर्जी गैप फाइंड आउट कर सकते हैं, हम चाहें तो थर्ड और फोर्थ के दरमियान भी एनर्जी गैप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम करते कैसा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि N1 इज द लोअर एनर्जी शेल, N1 इज द लोअर एनर्जी शेल, और E1 क्या है, उसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ। ठीक है, यानी अगर मैं फर्स्ट और सेकंड शेल के दरमियान एनर्जी गैप फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड शेल के दरमियान एनर्जी गैप फाइंड आउट करने जा रहा हूं, तो क्या होगा, फर्स्ट शेल लोअर एनर्जी शेल है, उसको N1 कहेंगे और उसकी एनर्जी को E1 कहेंगे, और N2 किसे कहेंगे, N2 इज द हायर एनर्जी शेल, हायर एनर्जी शेल को क्या कहेंगे, N2।
और E2 क्या होगी, एनर्जी ऑफ N2। तो फर्स्ट और सेकंड शेल के दरमियान एनर्जी गैप फाइंड आउट करने के लिए लोअर एनर्जी शेल कहलाएगा N1, उसकी एनर्जी E1 होगी, और हायर एनर्जी शेल क्या कहलाएगा N2, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी E2। ठीक है। अब अगर मैंने एनर्जी गैप मालूम करना है कि व्हाट इज द एनर्जी गैप बिटवीन फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, तो अब क्या होगा, N1 क्या हो जाएगा, N1 1 हो जाएगा, उसकी एनर्जी E1 हो जाएगी, और हायर एनर्जी शेल N2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी E2। और अगर मुझे एनर्जी गैप मालूम करना है कि व्हाट इज द एनर्जी गैप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड शेल, तो अब क्या होगा, अब लोअर एनर्जी शेल कितना हो जाएगा 2, उसकी एनर्जी हो जाएगी E2। अब लोअर एनर्जी शेल क्या है 2, उसकी एनर्जी हो जाएगी E2। और अब हायर एनर्जी शेल को कहते हैं N2, हायर एनर्जी शेल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी E2 कहलाएगी। ठीक है। तो N1 हमेशा लोअर एनर्जी शेल होगा, उसकी एनर्जी E1 कहलाएगी, और N2 हमेशा हायर एनर्जी शेल होगा, उसकी एनर्जी E2 कहलाएगी। N1 always the lower energy shell, its energy is E1. N2 always the higher energy shell, its energy is E2। ठीक है। अब ये काम हम कैसे करते हैं, इस काम के करने के लिए सबसे पहले हमारे पास देखें एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एनर्जी की डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला है m(e⁴ z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n²। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देखें इस फॉर्मूले के अंदर हम ये कहेंगे कि एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी शेल, कि जो लोअर एनर्जी शेल N1 है उसकी एनर्जी है E1। ठीक है, एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी शेल इज N1 और उसकी एनर्जी क्या है E1। तो अब इस फॉर्मूले में हम लोअर एनर्जी के लिए लोअर एनर्जी शेल की एनर्जी को E1 लिखेंगे, और उसका जो शेल है हमने क्या किया, लोअर एनर्जी शेल को की एनर्जी को E1 कहा और उसके शेल को N1 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी शेल, कि हायर एनर्जी जो शेल है उसकी एनर्जी कितनी है, हायर एनर्जी शेल N2 है, उसकी एनर्जी E2 है। तो अब इसी फॉर्मूले को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, हायर एनर्जी शेल को अब हम कह देंगे कि ये E2 है, हायर एनर्जी शेल को हमने कह दिया E2 है, और हायर एनर्जी शेल N2 है और उसकी एनर्जी E2 है। अब अगर हायर एनर्जी शेल और लोअर एनर्जी शेल के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें तो वो डिफरेंस क्या होगा, उस डिफरेंस को हम कहेंगे डेल्टा E। वो डेल्टा E किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा E2 माइनस
E1 के, ठीक है। अब हम अगर E2 माइनस E1 की वैल्यू पुट करें, अच्छा ये वैल्यूज क्या होती हैं एनर्जी की, आप जानते हैं कि एनर्जी की वैल्यूज होती है नेगेटिव में, ठीक है। ये हम पहले डेरिवेशन में देख के आते हैं कि एनर्जी की वैल्यूज नेगेटिव में होती हैं। तो अब अगर हम E2 माइनस E1 करेंगे तो देखें E2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, ये क्या आ जाएगी, माइनस m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n2 स्क्वायर। माइनस करके हम क्या करेंगे, अब E1 की वैल्यू पुट कर दें। E1 की वैल्यू क्या है, माइनस m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करें, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव टर्म को बाद में लिख लेंगे। अब अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आएगा, हमारे पास आएगा m, ये पॉजिटिव होके पहले आ जाएगी, हमारे पास आएगा m e टू द पावर 4 m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और क्या आ गया n1 स्क्वायर, और ये वाली टर्म माइनस की अभी बाद में लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास देखें क्या आ रहा है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है डेल्टा ई की। अब इस डेल्टा ई की वैल्यू में अगर आप गौर करें तो m e की पावर 4 z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो अब अगर हम ये कांस्टेंट को कॉमन ले लें तो देखें हमारे पास क्या आएगा, अगर हम ये कांस्टेंट्स को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डेल्टा ई आ जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। अब अगर हम ये कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारे पास फर्स्ट टर्म के अंदर देखें क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास सारी चीजें कॉमन है सिवाय 1/n1 स्क्वायर के, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 1/n1 स्क्वायर, फिर माइनस की साइन है। सेकेंड टर्म में देखिए हमारे पास सारी चीजें कॉमन आ चुकी हैं, अब क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1/n2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 1/n2 का स्क्वायर। तो ये हम यहां तक सिंप्लीफाई करके पहुंचे। अब अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम z को 1 पुट कर दें तो फिर क्या होगा, अगर z को 1 पुट कर दें तो हमारे पास डेल्टा ई आ जाएगा m e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। और यहां बचा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखें, अब हमने z को 1 पुट कर दिया ना, तो अब ये फॉर्मूला फिक्स हो गया ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा अब देखें, अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, इससे कुछ आपको याद आता है,
आना चाहिए अगर आप पिछली वीडियोस देख चुके हैं, पिछला आपने काम किया हुआ है तो। जी एग्जैक्टली ये वही हमारे पास कांस्टेंट है जो हमने एनर्जी की डेरिवेशन के वक्त किया था और उसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि बट m e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा E का फार्मूला क्या आएगा? 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये हमारे पास जनाब फार्मूला आ गया फॉर द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन n1 एंड n2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फार्मूला फॉर द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन n1 एंड n2। इसमें n1 क्या है? लोअर एनर्जी शेल, और n2 क्या है? हायर एनर्जी शेल। ठीक है, तो ये फार्मूला वो है जो फार्मूला हमने यूज करना है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में ये फार्मूला कैसे यूज होता है? देखिए, शायद आपको बोहर का पोस्टुलेट याद करें, उसमें बोहर के मॉडल के अंदर हमने क्या कहा था? बोहर ने क्या कहा था कि एब्जॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन जंप अप एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स डाउन इट रिलीजेस एनर्जी। ठीक है, एब्जॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप अप एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स डाउन इट रिलीजेस एनर्जी। तो अब मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है? ये तो फर्स्ट शेल है ना, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। अब तो अगर तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड में जंप करना है तो कितना एनर्जी गैप है? ये डेल्टा ई आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। ठीक है, कौन सी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे? अगर आपने उसको डेल्टा ई फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के दरमियान जितना एनर्जी गैप है, फर्स्ट और सेकंड शेल के दरमियान जितना एनर्जी गैप है, अगर आपने उसको दे दिया तो वो इसको एब्जॉर्ब करके फर्स्ट से सेकंड के अंदर जंप कर जाएगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पर यहां है, ये कौन सा है? थर्ड शेल। थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल से अगर इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाए, थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड के अंदर फॉल कर जाए, थर्ड से सेकंड के अंदर फॉल कर जाए, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इन दोनों के दरमियान जितनी एनर्जी गैप है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है, अब ये इससे आप क्या समझ में आ रहा है? ये जो एरो एटम के अंदर जा रहा है ना, इसका क्या मतलब है कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा। ठीक है, जो एरो हमने एटम के अंदर दिखा रहे हैं ना, तो वो क्या है कि ये वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करके, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा। और जो एरो हम बाहर दिखा रहे हैं ना, उसका क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो अब ये बेसिकली आपको फॉर्मूला ये ड्राइव करना आना चाहिए। आज की डेरिवेशन का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये पता चले कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। अब इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है वो अगली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो इट्स बेटर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस जो है बर वक्त मिल सकें। Inshallah, meet you in next video for solving the numericals for the electron transition between from one shell to another. Khuda Hafiz.